So this is lecture number 5th of liquid solution, and in this part we are going to continue with the osmotic pressure, osmosis जो हमने last class में पढ़ा था. And in this part we will start with abnormal colligative properties and we will study about colligative properties. ठीक है, उससे पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़िए और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ. देखिए, क्वेश्चन में आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है और अब 3 ग्राफ आपको गिवन है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन ए का, सॉल्यूशन बी का. आपसे पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका ज़्यादा है किसका कम होगा. ठीक है, तो अब आप देखिए कि सॉल्यूशन ए का बॉइलिंग पॉइंट है T2 और सॉल्यूशन बी का बॉइलिंग पॉइंट है T1. तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ओरिजिन से आप दूर जाइएगा तो T1 जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T2 से ज़्यादा है. T1 किसका है? सॉल्यूशन बी का, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बी विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए एंड देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में आपको बोला है कि केबी के लिए आप करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए. मैंने आपको बताया था कि केबी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ना तो वो सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करता है, ना वो बेसिकली सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. तो केबी इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन सॉल्वेंट. ठीक है, नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो है ऑस्मोसिस. देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या होता है. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसको ऑस्मोसिस बुलाते हैं. जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाला है और सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है. सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर, सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर. अब C2 मोलर मान लेते हैं ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है 1 से. तो ऑस्मोसिस कैसे होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मोशन है उसी को बुलाते हैं ऑस्मोसिस. अच्छा, अब कितना सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन गया, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. देखिए, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन 1 में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होगा सॉल्यूशन 2 के कॉन्सेंट्रेशन से. आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम. अब सिंस ये जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए आपको पता है मोलैरिटी जो होता है वो मोलैलिटी के बराबर लिखते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम के जगह आप मास ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं. तो अब देखिए कैसे निकालना है वेट, कॉन्सेंट्रेशन. तो अब आप देखिए कि कितना वेट, कितना ग्राम, कितना अमाउंट सॉल्वेंट का ट्रांसफर हुआ वो निकाल रहे. तो अब आप देखिए, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करेगा. तो यहां सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. और यहां से लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां से सॉल्वेंट का मास गया तो इससे माइनस W वेट ग्राम, मतलब W ग्राम घट गया. और ये W ग्राम गया कहां पे, C2 में. तो मोल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन 2 के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस W जो यहां से यहां तक है. फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से W. ठीक है, सो कितना सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में गया. देखिए, ऑस्मोसिस से पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मान लेते हैं ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 से, बिफोर ऑस्मोसिस. आफ्टर ऑस्मोसिस क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा और इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन 2 के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा. अब कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, पर सिंस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो हम वॉल्यूम के जगह पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए ऑस्मोसिस से पहले सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के दौरान किधर मूव करेंगे, हाँ, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन. और ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा तो सॉल्यूशन 2 से कुछ W ग्राम कम होगा. यानी देखिए, सॉल्यूशन 2 से W ग्राम कम हुआ और ये W ग्राम यहां जाएगा तो आप यहां से वेट निकाल सकते हैं कि कितना मास
कितना अमाउंट सॉल्वेंट का ट्रांसफर हुआ लो से हाई में। जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशन दिया गया है। एक सॉल्यूशन में यूरिया है, यूरिया का आपको बेसिकली वेट भी दिया है 200 ग्राम, ठीक है, और उसका 2 मोल गिवन है। दूसरे सॉल्यूशन में ग्लूकोज है यानी 4 मोल है। अब आप देखिए मोल को देख करके क्या आप ये बता सकते हैं कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? हाँ ऑफ कोर्स, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो अगर ऑस्मोसिस होना है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर से किधर मूव करेगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अच्छा, कितना सॉल्वेंट मूव करेगा? तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से मान लीजिए W ग्राम चला गया तो माइनस करेंगे, कहां गया? हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहां W ग्राम ऐड करेंगे। और ऑस्मोसिस पे क्या होगा? दोनों सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, यूरिया का विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेकंड यानी कि ग्लूकोज का। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। पर वॉल्यूम के जगह पे सिंस सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तो वॉल्यूम के जगह पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो मोल, यहां यूरिया कितना मोल है? 2, और इसका मास कितना गिवन है? 200। कितना वेट गया? कितना सॉल्वेंट का अमाउंट गया? W। और ग्लूकोज का 4 मोल, ग्लूकोज का मास 200 ग्राम, यहां W आया, तो यहां देखिए एक ही कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है, तो यहां से हम W कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना सॉल्वेंट का अमाउंट यूरिया से ग्लूकोज की तरफ गया, क्योंकि यूरिया का लो कॉन्सेंट्रेशन है, ग्लूकोज का हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा था। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सॉल्यूशन 1 में C1 कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन 2 में C2 है। तो मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है इससे, तो इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, तो सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा। इसको ऑस्मोसिस बुलाते हैं। अब एक टर्म डिफाइन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? इस सॉल्यूशन में। तो इस सॉल्यूशन में वो प्रेशर अप्लाइड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ताकि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक सकते हैं, उसको बुलाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस प्रेशर। अब पहले के लेक्चर में आप पढ़ के आए हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब उसमें सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा है। अगर सोल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो यानी कि ये सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम होगा। मान लेते हैं वो 1 atm है, और इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मान लेते हैं 3 atm है। अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? वो एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड इन हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। देखिए यहां प्रेशर डिफरेंस है, तो यहां पे ऑस्मोसिस हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब यहां 3 है, यहां 1 है, तो यहां एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लगाइएगा ताकि ऑस्मोसिस रुक जाएगा? 2। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना आ गया? 2। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का प्रेशर बराबर करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे प्रेशर है लो कॉन्सेंट्रेशन के साइड है P2 और हाई कॉन्सेंट्रेशन के साइड है P1। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करिएगा? P0, ताकि दोनों बराबर हो जाए। यही P0 को हम बुलाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कि एक्स्ट्रा प्रेशर एडेड इन हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो यहां से देखिए पाई क्या आ गया? P2 माइनस P1। P2 क्या है? हाँ, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, और P1 क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे इसका ज्यादा था तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अब सुनिए,
ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने डिफाइन कर लिया, उसका क्या सिग्निफिकेंस था वो हमने सीखा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT। सी को बुलाते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो यहां वॉल्यूम के जगह पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी भी ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आर का वैल्यू होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। कभी कभी आपसे पूछता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो सुनिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। मान लीजिए इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है π1, इसका है π2, तो π1 इक्वल टू π2 कर देंगे, यानी ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और पाए होता है CRT, तो पहले के लिए C1RT1, दूसरे के लिए C2RT2, R से R खत्म, तो C1T1 इक्वल टू C2T2। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोलैरिटी। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी के जगह पे आप मोलैलिटी भी लिख सकते हैं। जैसे वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 गिवन है P1 P2। तो आपसे पूछा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इफ ऑस्मोसिस अकर फ्रॉम सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन 1। तो ये सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन 1 है। अगर ऑस्मोसिस इस सॉल्यूशन से इधर हो रहा है, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। अब आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कहां लगता है? हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में लगता है। तो सॉल्यूशन 1 का प्रेशर कितना गिवन है? P1। सॉल्यूशन 2 का कितना गिवन है? P2। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम करना है तो इन दोनों सॉल्यूशन का प्रेशर इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि P2 को इक्वल करना पड़ेगा P1। अब P1 में कितना ऐड करेंगे, वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ताकि P2 के बराबर आ जाए। तो यहां से पाई आ गया P2 माइनस P1, तो ये आंसर आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तो वेपर प्रेशर हाई होगा, यानी प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा हाई प्रेशर वाले सॉल्यूशन से लो प्रेशर वाले, वेपर प्रेशर वाले सॉल्यूशन की तरफ। तो ये भी याद रखिएगा। और ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो बेसिकली सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल पे, यानी कि सॉल्यूट का कितना नंबर है, सॉल्यूट का कितना मोल है, वो ना तो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है और ना ही सॉल्यूट के साइज पे डिपेंड करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड साइज ऑफ सॉल्यूट। याद रह जाएगा। अच्छा, कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं? एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने बात किया था, P0B माइनस PS अपॉन P0B इक्वल टू x है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB KB इंटू मोलैलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF KF इंटू मोलैलिटी, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो अभी हम बात करके आए हैं पाई इक्वल टू CRT। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के मोल पे डिपेंड करता है, ना तो साइज ना उसका नेचर, ठीक है। जैसे वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि CO2 का 44 ग्राम गिवन है और C2H4 का 28 ग्राम गिवन है। तो आपसे पूछा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले देखिए यहां CO2 का मोल निकालिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल आया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट C2H4 का मोल आया, यानी दोनों का मोल बराबर है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के मोल पे डिपेंड करता है। दोनों का मोल सेम है तो दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, तो सब सेम होगा। डेल्टा TB ऑफ दोनों सेम होगा, डेल्टा TF दोनों का सेम होगा, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो भी दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। सो
अब बात करते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपने जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा, रिलेटिव लोडिंग ऑन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब में जब ये फॉर्मूला लगाते हैं अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, तो कुछ सॉल्यूशन में ये दोनों बराबर आते हैं और कुछ सॉल्यूशन में ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर नहीं आता है, तो ऐसे बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। जितना भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़िएगा सब में आप वेंट ऑफ फैक्टर आई लगाइएगा, ठीक है। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सब में आप वेंट ऑफ फैक्टर आई लगाइएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेंट ऑफ फैक्टर आई लगाइएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर आई लगाइएगा। अच्छा, यहां ध्यान से सुनिए, एक्से होता है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां ऊपर भी वेंट ऑफ फैक्टर आई लगाइएगा, नीचे भी आई लगाइएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई लगाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये वेंट ऑफ फैक्टर होता कैसे है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। किसी सॉल्यूशन में मान लीजिए HCl है, तो ये HCl किसी यहां पे टूटेगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि कितना एक मॉलिक्यूल टूट करके कितना मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, या किसी सॉल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो या तो डिसोसिएशन हो सकता है या एसोसिएशन हो सकता है। तो आई जो है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में अलग अलग फॉर्मूला आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में आता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो एक मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के टूटने से बना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए NaCl जो है, ये आपको पता है ब्रेक होगा Na + Cl-, तो यहां एक पार्टिकल टूट करके दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो n का वैल्यू 2 लेंगे, और 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा का वैल्यू या तो 1 लेंगे या 100% लेंगे। तो यहां वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करके आइएगा तो वो आ जाएगा 2। और जितना भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं सब में जो भी पूछेगा उसमें हम I2 डालेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको वेंट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू निकालना है। तो Na2SO4 आपको पता है कैसे टूटेगा, 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो एक मॉलिक्यूल टूट करके 3 मॉलिक्यूल बना रहा है, 2 + 1, तो n का वैल्यू 3 आएगा। तो n का वैल्यू आप 3 रखिएगा, अल्फा 1 रखिएगा, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली देखिए Al2SO4 होल थ्राइस कैसे टूटेगा, 2Al3 प्लस SO4 3SO4 2 नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल टूट करके 5 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो n का वैल्यू 5 रखेंगे इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा रखेंगे 1, तो आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, K4FeCN होल 6 ये कैसे टूटेगा, 4K प्लस FeCN6 4-, तो यहां n का वैल्यू 5 होगा, अल्फा 1 होगा, तो ये दोनों वैल्यू यहां डालिएगा तो I5 आ जाएगा। अब ये दो केस सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट केस, एक तो Cu2I2 और एक Hg2I2। याद रखिएगा कि Cu2I2 आप कैसे सोचिएगा, आप सोचिएगा कि 2Cu प्लस + 2I नेगेटिव ऐसे टूटेगा, पर ये गलत है। हमेशा Cu2I2 टूटता है Cu2 2 + 2I नेगेटिव। तो आना तो चाहिए n का वैल्यू 4, पर एक्चुअली में n का वैल्यू 3 आएगा जब Cu2I2 टूटेगा। तो n का वैल्यू 3 आएगा, अल्फा 1 होगा, तो I का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये केस याद रखिएगा। फिर Hg2I2 ये भी सिमिलरली ऐसा ही टूटता है, ठीक है। तो Hg2 + 2I नेगेटिव, यहां भी n का वैल्यू 3 होगा, अल्फा 1 लेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा 3। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे XePtCl6, यहां आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो XePtCl6 को एक्चुअली ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फॉर्म में, तो ये कैसे टूटेगा, Xe + PtCl6 होल नेगेटिव, तो यहां n का वैल्यू 2 होगा, अल्फा 1 लेके चलेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर I आ जाएगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला एक बार मैं आपको और याद दिला दूं, यानी 1 + n-1 इंटू अल्फा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, K2HgI4, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लिख के आपको ऐसे देगा, पर आपको इसमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, K2HgI4 ब्रैकेट में। तो ये कैसे टूटेगा, 2K प्लस Hg4I4 HgI4 2 नेगेटिव। तो यहां कितने n का वैल्यू कितना है, 3, 2 + 1, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा क्योंकि अल्फा 1 है। सिमिलरली CsI3 कैसे टूटेगा, Cs + I3 नेगेटिव, तो यहां n का वैल्यू 2 होगा, अल्फा 1 है, तो I का वैल्यू 2 आ जाएगा।
जैसे वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि K2HgI4 का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है यानी अल्फा वो है 40%, तो अल्फा आ गया 0.4। तो आपसे पूछा है कि वेंट ऑफ फैक्टर बनाना है, तो वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन का ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो K2HgI4 कैसे टूटेगा, 2K प्लस HgI4 2 नेगेटिव, तो यहां n का वैल्यू 3 आ गया, अल्फा है 0.4, तो आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि K4FeCN6 का वेंट ऑफ फैक्टर किसके बराबर है। तो पहले तो K4FeCN6 का आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालिए, तो ये कैसे टूटेगा, 4K प्लस FeCN6 नेगेटिव, तो यहाँ n का वैल्यू 5 आएगा। सिंस अल्फा 1 होगा तो यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 5 आ जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो अल्फा 1 रखिएगा, n 5 रखिएगा, तो 5 - 1 4, 4 + 1 5। अब आप चेक करिएगा, इन सबको तोड़िएगा और देखिएगा कि किसमें n का वैल्यू 5 आएगा, तो वही आंसर मैच करेगा। तो Al2SO4 होल थ्राइस का n का वैल्यू 5 आएगा, तो यही आंसर होगा।